नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की वो खबरें जिसका सीधा संपर्क आपसे है, सीधा कनेक्शन आपसे है, और उस खबर के तह तक भी जाते हैं और आपको बताते हैं कि खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले होर्मुज में आने वाले तूफान के बारे में। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर इस वक्त खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका ने नौसेना के 15 घातक युद्धपोतों से इस इलाके की घेराबंदी कर दी है। यूएसएस एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिलकर अमेरिका ईरान की आर्थिक नस को दबाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान इसके लिए तैयार है और तेहरान ने पलटवार की तैयारी भी कर ली है। ट्रंप का ट्रम्प कार्ड भी साफ है। चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, ईरान की तेल कमाई को जीरो करना और अपनी शर्तों पर इस जंग में सीज फायर कराना। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इलाका उसका है, दरिया उसका है और कीमत भी वही वसूलेगा और अमेरिका के आगे सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रूस भी इस जंग में कूद पड़ा है। रूस की मदद से गुप्त रास्तों की तलाश की जा रही है और रशिया बड़े पैमाने पर हथियार के साथ साथ अपने स्पेशल कमांडोज को भी ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि रूसी स्पेशल कमांडो स्पेत्सनाज की एंट्री हो सकती है, जो डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़े लेकिन आईआरजीसी के लड़ाकों को ट्रेनिंग जरूर देंगे। इन्हें रूस का अदृश्य योद्धा कहा जाता है, जिनका नाम स्पेत्सनाज है। ये वही कमांडोज हैं जो बिना शोर मचाए बड़े से बड़े मुल्क को हिला देते हैं। तो क्या स्पेत्सनाज की एंट्री से युद्ध में और तबाही देखी जाएगी? क्या होर्मुज का पानी अब महायुद्ध की आग में तब्दील हो चुका है? कैसे होर्मुज को पूरी तरीके से सील करने की तैयारी कर रहा है स्पेत्सनाज और रूस, आपको बताएंगे। और रूस और ईरान के जुगलबंदी से अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक होने वाला है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे इसराइल और तुर्की के बारे में। एक और जंग का फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर पहले से ही है। खबर है कि अमेरिका इजराइल का एक साझा मिशन चल रहा है। हो सकता है कि अमेरिका नेटो से बाहर आ जाए, और अगर अमेरिका नेटो से बाहर आता है तो इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। यानी ये लड़ाई तुर्की के चौखट तक पहुंच गई है। एर्दोआन सरेआम नेतन्याहू को हिटलर और खून का प्यासा कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो इजराइल के ऊपर तुर्की हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन तुर्की, याद रखिए, नेटो देशों का सदस्य है और अगर नेटो का कोई भी मुल्क लड़ाई में उतरता है तो नेटो का चार्टर यह कहता है कि सभी नेटो देशों को जंग में कूदना होगा। तो क्या नेटो वर्सेस इजराइल की लड़ाई हम देखेंगे, और क्या इससे पहले अमेरिका इससे निकल जाएगा? क्या यह सिर्फ S-400 का विवाद है? इसके पीछे की असली कहानी तुर्की की स्वतंत्र विदेश नीति को कुचलने की भी है। वॉशिंगटन मानता है कि एर्दोआन की मौजूदगी में मिडिल ईस्ट में उसकी हर चाल फेल हो रही है, लेकिन खेल इतना भी सीधा नहीं है। अगर तुर्की नेटो से बाहर चला जाता है तो ब्लैक सी से लेकर पूरे भूमध्य सागर तक नेटो की पकड़ ढीली पड़ सकती है और रूस के लिए ताकत बढ़ाने का एक रास्ता खुल सकता है। तो क्या एर्दोआन अमेरिका और इजराइल के उस जाल को समझ चुके हैं जहां उन्हें अकेला कर घेरेबंदी करने की साजिश की जा रही है? क्या वाकई आने वाले दिनों में नेटो के दो बड़े मुल्क आमने सामने होंगे? इस खबर को भी हम डिटेल से समझेंगे, बताएंगे आपको ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस तुर्की की कहानी विस्तार से। फिर इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की उस मुसीबत के बारे में जिसको उन्होंने बिना बुलाए न्योता दिया, इस मुसीबत को मोल लिया है। यानी ट्रंप के ऊपर ईश निंदा के आरोप लगे हैं, जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार ईश्वरीय सीमाओं को लांघ चुका है? एक बहुत मशहूर डायलॉग है हिंदी सिनेमा का जिसमें हीरो कहता है अपुनीच भगवान है। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप खुद को इसी लाइन पर मान बैठे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण और ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल गया है। ट्रूथ सोशल मीडिया पर ईसा मसीह के रूप में खुद की तस्वीर साझा करना डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ रहा है। वेटिकन के धर्मगुरु पोप लियो 15 को कमजोर करार देना यह एक महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती है, जिसके बाद पूरे यूरोप में हाहाकार है और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। ट्रंप का दावा है कि आज पोप उसी पर जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हीं की बदौलत बैठे हैं, लेकिन वेटिकन ने उनके इस अपुनीच भगवान है वाले नैरेटिव को आईना दिखाया है। पोप की शांति की अपील पर ट्रंप का यह हमला न केवल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बल्कि पूरे यूरोप में, खास करके दुनिया के ईसाई समुदाय को ठीक नहीं लग रहा है। विडंबना देखिए, जो ट्रंप खुद को मिडिल ईस्ट में ईसाइयों का रक्षक बताते हैं, उन्हीं की नीतियों के चलते गाजा से लेकर लेबनान, सीरिया तक ईसाई आबादी या तो खत्म हो रही है या पलायन करने को मजबूर है। क्या ट्रंप का दुस्साहस आने वाले चुनाव में महंगा पड़ेगा?
क्या ट्रंप का दुस्साहस अमेरिका को अलग थलग करेगा? क्या पोप का अपमान अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा? इस कहानी को डिटेल से आपको बताएंगे और बताएंगे इसके वर्ल्ड रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से क्या आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में क्या रूस की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है? यह खबर इसलिए चलने लगी है क्योंकि खबर है कि रूसी स्पेशल कमांडो स्पेत्सनाज़ इस जंग में आईआरजीसी के साथ हाथ मिला सकते हैं और उन्हें गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा अपडेट क्या है इस लड़ाई में। अमेरिका और ईरान की लड़ाई होर्मुज के पास टिकी हुई है। होर्मुज वो इलाका जो अब तूफान का सबसे बड़ा गवाह है और एक ऐसी शांति का गवाह जो तूफान से आने के पहले नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के बिलबिलाने के बावजूद ईरान होर्मुज पर हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं है। होर्मुज को ईरान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और बार बार मामला आकर होर्मुज पर फंस रहा है। इसलिए अमेरिका ने होर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड कर दी है। उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि होर्मुज कैसे पूरी दुनिया के लिए एक जंगी अखाड़ा बनने जा रहा है। यह है होर्मुज की तस्वीर और यह है अमेरिकी जहाज जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, जो होर्मुज के इलाके में पहुंचा, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे पहले ही रोक लिया गया। आईआरजीसी की तरफ से वार्निंग दी गई, यहां से निकल जाओ वरना आपको हम सीधे तौर पर इस इलाके से हटा देंगे, आप पर हमला करेंगे, आपके जहाज को डुबो देंगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कैसे वार्निंग के बाद इस इलाके से अमेरिकी जहाज फरार हो गया 30 मिनट के अंदर। अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं किस तरह से होर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड के जरिए बंद करने की कोशिश की है और दूसरी तरफ जो रूसी स्पेशल कमांडोज हैं स्पेत्सनाज़, उनकी एंट्री हो सकती है इस लड़ाई में। वो मदद कर सकते हैं आईआरजीसी की स्पेशल वॉरफेयर और स्पेशल गुरिल्ला वॉर के लिए। यानी रूस के स्पेत्सनाज़ यूनिट ईरान जा सकते हैं थ्रू कैस्पियन सी। अब इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना खराब होने वाला है, माहौल कितना गर्म होने वाला है। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, खबर क्या आ रही है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि 24 घंटे में होर्मुज पर क्या क्या हुआ है और क्या क्या धमकियां सामने आई हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 15 से अधिक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इस बेड़े में 11 डिस्ट्रॉयर हैं, एक हमलावर जहाज जैसे कि यूएसएस त्रिपोली है, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस है, यूएसएस रशमोर हैं और दूसरे जहाज भी शामिल हैं। ये वो फाइटर जहाज हैं जो होर्मुज के बाहर इस वक्त नेवल ब्लॉकेड पर खड़े हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए और कौन कौन से जहाज यहां पहुंचे हैं। यूएसएस मिलियस है, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक है, यूएसएस पिकनी है, यूएसएस मिट्चर है, यूएसएस माइकल मर्फी है, यूएसएस जॉन फिन है, यूएसएस राफेल पेराल्टा है, यूएसएस कैनबरा है, यूएसएस बेनब्रिज है, यूएसएस थॉमस हडनर यहां पहुंचाया गया है, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर यहां लगाया गया है। लेकिन आश्चर्य किस बात को लेकर है? इतनी ताकत लगाने के बावजूद होर्मुज पर आकर अमेरिका अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है और उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक सिंगल डिस्ट्रॉयर जिसने होर्मुज में घुसकर इस इलाके को पार करने की कोशिश की, लेकिन आईआरजीसी के जैसे ही 30 मिनट का वार्निंग आया, यह जहाज यहां से दुम दबाकर भाग गया। अमेरिका कह रहा है हमने नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। ईरान से निकलने वाले किसी भी जहाज को अमेरिका की परमिशन चाहिए होगी। अमेरिका ईरान की घेरेबंदी कर उसे आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया था। पहले वेनेजुएला में अमेरिका ने ब्लॉकेड किया, बाद में वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। ठीक उसी रास्ते पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। अमेरिका की घेरेबंदी शुरू भी हो चुकी है, 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। ट्रंप के घेरेबंदी की वजह क्या है? क्या ब्लॉकेड को ब्लॉकेड से काटा जा सकता है? पहले ये समझिए कि अमेरिका इस घेरेबंदी को क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। पहला टारगेट यह है कि ईरान की कमाई को टारगेट किया जाए, दूसरा टारगेट यह है कि नेटो और मित्र देशों को साथ लिया जाए,
तीसरा टारगेट यह है कि चीन की इकोनॉमी को इसके जरिए धराशायी किया जाए और चौथा टारगेट यह है कि जंग से एग्जिट रूट बनाया जाए। यानी ट्रंप नेवल ब्लॉकेड के जरिए कई शिकार करना चाहते हैं और इसी पर इस वक्त बड़ा गेम चल रहा है। चीन को काबू में लाना चाहते हैं क्योंकि इस जंग में कोई एक देश है जो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इस इलाके में जो ईरान को डायरेक्ट मदद कर रहा है वो है चीन। इस लिस्ट में रशिया का नाम भी शामिल है। रशिया की एंट्री कैसे जंग में हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि ईरान और चाइना का जो टाई अप है वो अमेरिका को हर्ट कर रहा है। 2 दिन पहले का बयान याद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना ईरान को अगर हथियार देता है तो फिर हम उन पर 50% का टैरिफ इंपोज करेंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। यानी ये बात कहीं ना कहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी जानती है कि चाइना से बड़े पैमाने पर हथियार रशिया पहुंचाए जा रहे हैं और रशिया से कैस्पियन सी होते हुए बड़े पैमाने पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं सीधे आपका ईरान के टेरिटरी में। इसलिए ईरान और चीन के गठजोड़ को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर अमेरिका ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, और ईरान और रशिया के गठजोड़ को तोड़ना भी बहुत जरूरी है अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है, अगर अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि जब तक रशिया और चाइना ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तब तक होर्मुज को ना तो अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा और न ही ईरान के आइलैंड्स को कब्जा कर पाएगा, और इसलिए ईरान से चीन को आसानी से तेल भी मिल जाता है। ट्रंप को लगा कि इसमें क्यों ना चीन को भी घसीटा जाए। हालांकि जैसे ही ईरान की अमेरिका ने घेरेबंदी शुरू की, ईरान ने फौरन धमकी दी और कहा कि ये इलाका हमारा है और अमेरिका को यहां आने का कोई हक नहीं है, और अगर अमेरिका ने यहां घुसने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका को क्या धमकाया है। ट्रंप को ईरान ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक मिडिल ईस्ट का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा अगर अमेरिका ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट के सभी बंदरगाहों को तबाह कर देंगे। ब्लॉकेड सीजफायर का वायलेशन माना जाएगा। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहना होगा। ईरान और IRGC ने कहा कि ये दरिया हमारा है, इलाका हमारा है और अमेरिका को होर्मुज से किनारा करना ही होगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज पर इस ब्लॉकेड की वजह से अमेरिका और चीन में भी ठनी हुई है क्योंकि सीधे तौर पर नुकसान चीन को है। खबर है कि ईरान नेवल ब्लॉकेड के बाद अब वैकल्पिक रास्ते भी ढूंढ रहा है। ईरान चाहता है कि उसका व्यापार ठप ना हो, क्योंकि अगर व्यापार ठप हुआ तो उसकी इकोनॉमी को नुकसान होगा और ईरान में परेशानी शुरू हो सकती है। ईरान चाहता है कि वो अमेरिका से तो निपटेगा, लेकिन इससे पहले वो वैकल्पिक इंतजाम कर ले। ईरान की नेवल ब्लॉकेड के बाद व्यापारिक रास्ते मुख्य रूप से थल मार्ग और कैस्पियन सागर के माध्यम से रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों की ओर शिफ्ट होंगे। चीन के साथ व्यापार जारी रहने की उम्मीद है। अप्रैल 2026 में अमेरिका की ओर से लगाई गई नेवल ब्लॉकेड के बाद ईरान के व्यापारिक रास्तों पर गहरा असर हुआ है। ईरान का लगभग 90% समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, जिसे रोजाना करीब $43.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब जरा इस रूट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ईरान चीन और रूस के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी में है। जमीनी रास्तों से ईरान व्यापार बढ़ाएगा और साथ ही साथ कैस्पियन सी का भी इस्तेमाल करेगा। चीन को तेल निर्यात के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल होगा, छोटे टैंकर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैस्पियन सागर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आप मैप उठाकर देखेंगे तो कैस्पियन सागर एक तरह का लेक नजर आता है जो दुनिया के सबसे बड़े लेक के तौर पर मैप पर दिखता है, और ईरान और रूस डायरेक्ट इस सागर से जुड़ते हैं, इस जल मार्ग से जुड़ते हैं और बीच में कहीं पर भी अमेरिका का दखल मुमकिन नहीं है। रूस और मध्य एशियाई देशों से भी ईरान सीधा जुड़ पाएगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से जुड़कर भी व्यापार संभव है, लेकिन चुनौतियां यह है कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से इस वक्त ईरान को नुकसान हो रहा है। ब्लॉकेड की वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है। ब्लॉकेड की वजह से ईरान में जरूरी वस्तुओं की कमी भी हो सकती है और व्यापार के लिए ईरान के पास इस वक्त बहुत कम सपोर्ट है। इस नाकेबंदी के बाद ईरान व्यापार के लिए अन्य रास्तों और विकल्पों को भी ढूंढ रहा है। समुद्री रास्ते के बंद होने पर ईरान अपने पड़ोसी सीमाओं के माध्यम से व्यापार कर सकता है। ईरान रूस और मध्य एशियाई देशों के अलावा राष्ट्र अस्तारा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के जरिए व्यापार जारी रखने की कोशिश में है। यह मार्ग उसे सीधा रूस और यूरोप के बड़े बाजार से जोड़ता है। तुर्की, पाकिस्तान और इराक के साथ लंबी जमीनी सीमाओं का उपयोग करके ईंधन की तस्करी या आवश्यक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा सकता है। ईरान अपने तेल और गैस निर्यात के लिए समुद्री जहाजों के बजाय पाइपलाइनों पर निर्भरता बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर ईरान काम शुरू कर चुका है ताकि भविष्य में ईरान से सामान लेने वालों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भरोसे नहीं बैठना पड़े।
इराक, तुर्की और आर्मेनिया को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस और तेल की आपूर्ति की जा रही है, जो समुद्री नाकेबंदी से सीधे प्रभावित नहीं होंगे। वहीं ईरान के उत्तर में स्थित नेका टर्मिनल और अन्य कैस्पियन बंदरगाहों के जरिए रूस और कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ सीमित व्यापार संभव है। ईरान वर्षों से लगे प्रतिबंधों के कारण व्यापार के गुप्त तरीकों में माहिर है। ऐसे जहाज जो अपना पहचान यानी कि एआई सिस्टम बंद कर देते हैं, उनका उपयोग तेल निर्यात के लिए किया जा सकता है। ईरान अपने तेल को दूसरे देशों जैसे कि इराक के तेल के साथ मिलाकर बेचने की भी कोशिश कर सकता है, ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। ईरान अपने मित्र राष्ट्र जैसे कि भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को जहाजों के जरिए सुरक्षित मार्ग के जरिए तेल भेजने के संकेत दिए थे, लेकिन जब से अमेरिकी नाकेबंदी लगी है, सभी देशों के उन जहाजों को रोकने की कोशिश कर रहा है जो ईरान को भुगतान करते हैं। यानी आज की तारीख में अगर ईरान व्यापार करना चाहे तो उसके पास विकल्प क्या है? उसके पास विकल्प है या तो रूस के इलाके से निकले, इराक के इलाके से निकले, अफगानिस्तान के इलाके से निकले, पाकिस्तान से एक बड़ी बॉर्डर ईरान की लगती है, वहां से भी हेल्प ले सकता है, तुर्की के इलाके से निकले, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश भी हैं जहां से ईरान अपने तेल को या फिर अपने जो सामान है उनको बेच सकता है। ये सारे देश ईरान की सीमा से जुड़े हुए हैं। समंदर के जरिए ईरान अपना तेल व्यापार करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने इस इलाके को ब्लॉक किया हुआ है। कोशिश यह है कि वो ईरान की कमर तोड़ दे, लेकिन ईरान की कमर टूटेगी कैसे? क्योंकि ईरान के ऑयल को सैंक्शन फ्री अमेरिका नहीं किया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले वो ईरान के ऑयल को सैंक्शन फ्री करते हैं अगले 30 दिन के लिए, उसके बाद कहते हैं कि होर्मुज के आगे हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, वहां से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा। यानी कि ईरान को व्यापार करने से रोक रहे हैं। और ईरान के पास क्या विकल्प हैं? ईरान के पास कुछ जमीनी रास्ते विकल्प हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है वो है होर्मुज में एक बार फिर से दोनों देशों के टकराने का। साफ शब्दों में कहें तो जंग पार्ट 2 कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान के पास ऑयल कंट्रोल कितना है या ऑयल भंडार कितना है, ये उसकी ताकत कैसे है? ईरान तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल भंडार वाला देश है। 1.5 से 2 मिलियन बैरल रोज ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तेल के एक्सपोर्ट्स के जो है वो 80% विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं। ब्लॉकेट से सालाना $15 मिलियन की कमाई गिर सकती है। ब्लॉकेट की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लग सकता है। क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करें तो वेनेजुएला के पास 303 मिलियन बैरल रिजर्व है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। सऊदी अरब 267 बिलियन बैरल का रिजर्व है। ईरान के पास 208 बिलियन बैरल का रिजर्व है। कनाडा के पास 159, इराक के पास 145, यूएई के पास 113, कुवैत के पास 102, अमेरिका के पास 81, रूस के पास 80 और लीबिया के पास 49 बिलियन बैरल का रिजर्व माना जाता है, जो प्राकृतिक कच्चे तेल का रिजर्व है। कच्चे तेल की हिस्सेदारी दुनिया भर में किस देश के पास कितनी है, यह आपने देखी। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो वेनेजुएला सबसे टॉप पर है 17.5% के साथ। सऊदी अरब के पास 15.4%, ईरान के पास 12%, कनाडा के पास 9.2%, इराक के पास 8.4%, यूएई के पास 6.5%, कुवैत के पास 5.9%, अमेरिका के पास 4.7%, रूस के पास 4.6%, लीबिया के पास 2.8%। कुल मिलाकर कहें तो कच्चे तेल के मामले में ईरान बादशाह है। इस इलाके में ईरान को घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वार्ता और डील हो जाए तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन जब यह ब्लॉकेड चल रहा है, ईरान और अमेरिका बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंड राउंड की बातचीत की तैयारी की जा रही है। होर्मुज में माहौल गर्म है और अमेरिका ईरान को झुकाने पर लगा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कुछ खास तैयारी की है। माना यह जा रहा है कि इस लड़ाई में रूस की इनडायरेक्ट एंट्री हो सकती है। वही रूस जो यूक्रेन वाली जंग को लेकर प्रतिशोध की आग में चल रहा है। पुतिन को बदला चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बहुत मदद की और डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन की बहुत मदद की। इसलिए रूस को लगता है कि आज की तारीख में अगर अमेरिका से बदला लेने का कोई एक जरिया है जो डायरेक्ट अमेरिका को हिट करेगा, वो है ईरान अमेरिका जंग को जिंदा रखना। और अगर रूस की एंट्री हुई तो होर्मुज में अमेरिकी बादशाहत का सपना जो ट्रंप लिए बैठे हैं, उसे ट्रंप को भूलना पड़ेगा। अमेरिका से बदला लेने के लिए क्या कर सकता है रूस? सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि होर्मुज को रोकने के बाद रूस की स्पेशल फोर्सेस की एंट्री हो सकती है। खबर यह है कि स्पेशल फोर्सेस IRGC के साथ मिलकर
होर्मुज के लिए ऑपरेशन चला सकती है। रूस के स्पेशल फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जनरल टर्म है जिसका पूरा नाम है स्पेशल पर्पस फोर्सेस। इसे शॉर्ट नेम स्पेत्सनाज़ के नाम से जाना जाता है। यह कोई एक यूनिट नहीं है बल्कि अलग अलग एजेंसियों जैसे कि सेना, इंटेलिजेंस की एलीट कमांडोज यूनिट का एक समूह है जो होर्मुज पहुंच सकती है या ईरान में आ सकती है और ईरान में IRGC के लड़ाकों को ट्रेन कर सकती है। इनका मकसद होगा कि होर्मुज के ऊपर किसी भी तरह की आंच ना आने दिया जाए और होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहे। डायरेक्ट तो नहीं सही लेकिन इनडायरेक्ट रूप से रूस इसमें जरूर आएगा। स्पेत्सनाज़ रूस और पूर्व सोवियत संघ के कुलीन विशेष दल यानी कि स्पेशल फोर्सेज हैं जिनका अर्थ है विशेष उद्देश्य। ये अत्यधिक प्रशिक्षित होते हैं, ये सैनिक खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर होते हैं, ये आतंकवाद रोधी अभियान, तोड़फोड़ और सामरिक कार्यों को गुप्त रूप से अंजाम देने में भी बहुत माहिर माने जाते हैं। इन्हें रूसी सेना की प्राथमिक विशिष्ट सेना में गिना जाता है। इतिहास जान लीजिए, जब शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इसे बनाया था। नेटो और परमाणु हथियारों को निशाना बनाना इनका मकसद था। इनका जो काम था वो ये था कि सैन्य खुफिया जो जानकारी है वो जुटाएं। राजनीतिक युद्ध के लिए इनका उपयोग किया गया। पारंपरिक सैन्य और गुप्त अभियानों, गुप्त ऑपरेशंस के लिए इनका उपयोग किया गया। अक्सर गुप्त ऑपरेशन में स्पेत्सनाज़ जाते हैं और कहते हैं जब स्पेत्सनाज़ किसी ऑपरेशन को अपने हाथ में ले ले तो फिर ये खाली हाथ वापस नहीं लौटते। इन्हें अक्सर अमेरिकी डेल्टा फोर्स या ब्रिटिश के SAS के समकक्ष माना जाता है। स्पेत्सनाज़ को माना जाता है कि वो शांत रहकर पूरा मामला साफ कर देते हैं और दुश्मन को कानो कान खबर तक नहीं पता चलती। जहां युद्ध खुलकर नहीं लड़ा जाता वहां स्पेत्सनाज़ चुपचाप बाजी पलट देते हैं। स्पेत्सनाज़ के कुछ कामयाब मिशंस के बारे में भी जान लीजिए, तब आपको इनकी काबिलियत के बारे में अंदाजा होगा। अफगानिस्तान 1979 में स्पेशल फोर्सेस काबुल में हमला किया। राष्ट्रपति भवन पर काबुल में हमला किया गया। कुछ ही घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया और यह ऑपरेशन पूरा हुआ सक्सेसफुली। हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि स्पेत्सनाज़ के एक्शन से पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए लिटिल ग्रीन मेन नाम से नकाबपोश सैनिक इनके जाने गए। बिना पहचान, बिना किसी स्पेशल ID इन्होंने पूरा का पूरा क्रीमिया कब्जा लिया। बाद में पता चला कि ये स्पेत्सनाज़ के स्पेशल यूनिट्स वाले जवान थे। इसके अलावा सीरिया और जापानीज के गुप्त मिशन भी हैं। सीरिया और यूक्रेन में टारगेट किलिंग, इंटेलिजेंस, सीक्रेट ऑपरेशन, कई मिशन तो आज भी ऑफ द रिकॉर्ड बताए जाते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। यानी कि अगर इस जंग में स्पेत्सनाज़ की एंट्री हो गई तो यकीन मानिए कि रातों रात बाजी पलट जाएगी और अमेरिका को कानो कान तक खबर नहीं होगी, क्योंकि IRGC को लेकर अमेरिका जो खेल खेल रहा है उसने इस पूरे आग में घी का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर पुतिन पहले ही पलटवार कर चुके हैं। चीन का पलटवार भी आ चुका है। यानी आने वाले कुछ दिन होर्मुज के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। अमेरिका के साथ एक बार फिर से सीधी टक्कर की गुंजाइश दिख रही है। आने वाले दिनों में होर्मुज पर चीन का स्टैंड क्या रहता है, चीन कितना साजो सामान, सैन्य साजो सामान ईरान पहुंचाता है, होर्मुज ब्लॉकेड अमेरिका हटाता है कि नहीं हटाता है, और इधर चीन ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी लगाने के फैसले को लेकर अमेरिका को चिताया है। चीन ने अमेरिका को आगाह किया कि वो ईरान के साथ चीन के संबंधों में दखल ना दे। होर्मुज ब्लॉकेड पर चीन की अमेरिका को सीधी और पहली प्रतिक्रिया सामने आई। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने कहा कि बीजिंग तेहरान के साथ अपने व्यापार और ऊर्जा संबंधी वादों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि चीनी जहाज इस इलाके में अपना काम जारी रखेंगे और बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक तरफ जहां एक तरह से एंट्री हो गई रूस की, तो चीन भी इनडायरेक्ट आ रहा है। और चीन को लेकर याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर चीनी ईरान को हथियार देते हैं तो फिर यह मामला ठीक नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है ईरान और अमेरिका के बीच दखल मत दो। चीन कह रहा है अमेरिका को चीन और ईरान के मामलों में दखल मत दो। होर्मुज ब्लॉकेड पर चीन ने अमेरिका को हड़काया है। चीन ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और वो इसे वैध मानते हैं। ईरान से चीनी जहाज हर रोज आते जाते रहेंगे। अगर किसी में दम है, किसी की औकात है तो इन जहाजों को रोक ले,
क्योंकि चीन किसी अन्य देश का दखल मंजूर नहीं करेगा। ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हमारे बहुत पुराने हैं। यूएस नाकेबंदी के बाद 2 चीनी जहाज वापस हुए हैं, जिसके बाद बीजिंग बौखलाया हुआ है और शी जिनपिंग गुस्से से आग बबूला है। तो होर्मुज के ब्लॉकेट के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया से, खासकर 2 पावरफुल कंट्री से दुश्मनी मोल ले ली। पहला है रूस और दूसरा है चीन। यानी होर्मुज पर हाहाकार मचना तय है। अब नेवल ब्लॉकेट अमेरिका कब छोड़ता है, कब खाली करता है। चीन के 2 जहाज वापस गए हैं और जहाज वापस जाएंगे तो क्या होगा। रशिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि रशिया ने भी इसे अवैध बताया इस ब्लॉकेट को। और क्या एक साथ जंग छिड़ सकते हैं रूस, चीन, ईरान के साथ मिलकर एक्शन ले सकते हैं नेवल ब्लॉकेट पर। कि वो कहते हैं कि ये जो वाटर है गल्फ ऑफ ओमान में, जहां पर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया है, ये फ्री वाटर है और यहां पर इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। यानी अमेरिका एक साथ कई मुसीबतों को जन्म दे रहा है, जिससे न सिर्फ अमेरिका का नुकसान होगा बल्कि मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मच सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। एक और लड़ाई की सुगबुगाहट तेज हो गई। खबर यह है कि नेटो से अमेरिका निकलने के लिए बहुत छटपटा रहा है और इस कहानी के पीछे अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल है। तो इजराइल क्यों चाहता है कि अमेरिका नेटो से बाहर हो जाए? क्या इजराइल और तुर्की में वॉर छिड़ने वाली है? और तुर्की को लेकर भी अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका और टर्की के रिश्ते में तनाव इतना बढ़ चुका है कि नेटो से बाहर होने को लेकर बार बार बहस होती है कि नेटो में क्या टर्की को रखना ठीक है या फिर अमेरिका खुद नेटो से बाहर हो जाए। क्योंकि अगर अमेरिका नेटो से बाहर होता है तो इजराइल को टर्की पर हमले के लिए फ्री हैंड मिल जाएगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही थी, तभी तुर्की ने इजराइल को धमकी दी और कहा कि इजराइल पर हमला करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बीते कई दिनों से तुर्की और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बयानबाजी हमले करने तक पहुंच चुकी है और ऐसे में इस बात से इनकार करना बेहद मुश्किल है कि दोनों देश भविष्य में आमने सामने आ जाए या फिर जंग का एक मोर्चा आपको कुछ ही दिनों में खुलता दिखे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने इजराइल पर आक्रमण करने की धमकी दे दी, तो लगे हाथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी चुनौती देते हुए एर्दोआन को हिटलर कहा और कहा कि एर्दोआन खून और नफरत से अंधा हो चुके हैं। इजराइल के मीडिया की माने तो एर्दोआन ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता नहीं होती है तो इजराइल को उसकी औकात दिखा देंगे। यानी कहा जाए तो अगली लड़ाई के लिए टर्की डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है इजराइल को। और अगर आज की तारीख में इजराइल टर्की पर हमला कर दे या टर्की इजराइल पर हमला कर दे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, जिसके पीछे आप बार बार देखते हैं कि अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि नेटो जैसे संगठन को की आवश्यकता अमेरिका को नहीं है। अमेरिका अपनी रक्षा खुद कर सकता है, बाकी के नेटो कंट्रीज अपनी सुरक्षा देख लें। तो पहले समझिए कि तुर्की ने जो इजराइल को धमकी दी, जंग के बीचों बीच तुर्की ने कहा कि इजराइल को साफ कर दें। इजराइल ने सैकड़ों निर्दोष लेबनानीज को मारा है। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधा हो चुके हैं। हम इजराइल को उसकी औकात दिखा देंगे। यह बाकायदा तुर्की का बयान है। इससे पहले नेतन्याहू के तुर्की के राष्ट्रपति पर देश के पूर्वी हिस्से में कुर्दों पर अत्याचार करने के आरोप लगने के बाद एर्दोआन की तरफ से पलटवार आया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर नेतन्याहू ने कहा था कि मेरे नेतृत्व में इजराइल ईरान के आतंकी शासन और उसके सहयोगी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। एर्दोआन के विपरीत जो उन्हें शरण दे रहे हैं और अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। यानी इजराइल और तुर्की के बीच कुछ तो है जो इस वक्त ठीक नहीं है। इधर मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान और अमेरिका के साथ महायुद्ध जारी है। ईरान को लेकर तुर्की का स्टैंड सावधानी, कूटनीति और रणनीतिक हितों का मिश्रण है। तुर्की ईरान के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है
और ऊर्जा जरूरतों के लिए वो डिपेंड करता है ईरान पर, इसलिए वो सीधे संघर्ष से बचता है। हालांकि सीरिया और इराक जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर अभी भी प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान में तुर्की ईरान की संप्रभुता का समर्थन कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और शरणार्थियों की लहर को लेकर चिंतित है, और यही बात जिसे इजराइल भड़क रहा है। अब इजराइल ने अमेरिका को भी उकसाया है और कहा है कि तुर्की को उसकी भाषा में जवाब देने का वक्त आ चुका है। दो चीजें हैं यहां पर। क्या कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि तुर्की को सबक सिखाया जाए? क्योंकि तुर्की एक ऐसा पार्टनर है ईरान का जो ईरान को बहुत हद तक सपोर्ट करता है और बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। तो क्या व्यापार करता है? ईरान तुर्की एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दोनों के बीच आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध है। दोनों में ऊर्जा जरूरतों को लेकर बहुत बड़ा व्यापार होता है। हालांकि सीरिया, इराक और यमन के मामले में दोनों टकराते हैं। 2-3 देशों में दोनों के हित अक्सर टकराते हैं, जहां वो विपरीत गुटों का समर्थन करते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान संघर्ष में तुर्की का स्टैंड है वो क्लियर है कि वो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। अगर इजराइल के खिलाफ है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहलाता है। इसलिए तुर्की ईरान के खिलाफ जंग का विरोध कर रहा है, इजरायली हमले का विरोध कर रहा है और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में शांति की बात कर रहा है। लेकिन तुर्की की अमेरिका से भी नहीं बनती। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि रूस है। तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव की मुख्य वजह है रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद। सीरिया में कुर्द लड़ाकों को अमेरिकी समर्थन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की स्वतंत्र विदेश नीति नजर आती है। नेटो सहयोगी होने के बावजूद इन भू राजनीतिक मुद्दों और हथियारों की खरीद पर दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, जिस पर अमेरिका ने काटसा कानून के तहत पाबंदी लगाई और F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया। अमेरिका सीरिया में ISIS के खिलाफ कुर्द लड़ाकों YPG को समर्थन देता है। तुर्की इन्हें आतंकवादी मानता है। तुर्की का रुख स्वतंत्र है, विशेष करके मिडिल ईस्ट और पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका की क्षेत्रीय नीति यहां पर हमेशा तुर्की के खिलाफ नजर आती है। हाल के घटनाक्रमों में तुर्की द्वारा इजराइल की भूमिका पर सवाल उठाना और अमेरिका के साथ संबंधों में अनबन दिखाता है, और यही वजह है कि नेटो और अमेरिका के बीच भी तनातनी बढ़ रही है। नेटो के दो अहम सदस्यों के बीच अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो गई है। अब नेटो में तुर्की की भूमिका क्या है वो भी आप देख लीजिए। जिस नेटो के बल पर आज की तारीख में तुर्की इतना कूद रहा है, लेकिन क्या एर्दोआन को यह पता है कि अगर एर्दोआन लड़ाई में आते हैं तो अमेरिका साथ नहीं देगा, फिर यूरोप साथ नहीं देगा? तुर्की का क्या पूरा यूरोप इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा? जवाब है नहीं। क्या पूरा अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा? जवाब है नहीं। तो एर्दोआन के पास दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका नेटो छोड़ दे या फिर तुर्की नेटो छोड़ दे। तुर्की नेटो का अहम सदस्य है। साल 1952 से तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो के कई अभियानों में तुर्की ने मदद भी की है। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तुर्की यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच स्थित है। तुर्की की लोकेशन रणनीतिक तौर पर बहुत है, यानी अगर कहें तो तुर्की की भूमिका नेटो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटो में अगर किसी की भूमिका आज तक रही है तो वो है अमेरिका की। अमेरिका ने नेटो को सबसे ज्यादा फंड किया है, सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं और सबसे तेज तरीके से आधुनिक बनाया है। रूस से नजदीकी की वजह से अमेरिका से तुर्की की ठनी हुई है, और तुर्की की वजह से ही ट्रंप अक्सर नेटो को कागजी शेर कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तुर्की और यूएस का जो विवाद है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर है, क्योंकि रूस से रक्षा व्यापार पर अमेरिका नाराज हो गया था। इसके जवाब में अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगा दिए। यूएस ने काटसा कानून के तहत पाबंदी लगाई। F-35 प्रोग्राम से यूएस ने तुर्की को बाहर कर दिया। F-35 लाइटनिंग यानी कि फाइटर जेट कार्यक्रम में अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों ने विकास और खरीद में पैसे लगाए थे, जो आज की तारीख में जंग के लिहाज से बहुत महंगा सौदा है। कहते हैं इसकी कुल लागत $2 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। लेकिन बाद में अमेरिका ने तुर्कियों को इससे बाहर कर दिया, क्योंकि अमेरिका को तुर्की पर भरोसा नहीं था।
इधर तुर्की ने सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से स्वीडन और फिनलैंड में कुर्द आतंकवादियों को कथित शरण देने और हथियार प्रबंध पर निर्यात पर प्रतिबंध के कारण उनके नेटो में शामिल होने पर आपत्ति जताई। नेटो में सर्वसम्मति की आवश्यकता के चलते तुर्की ने सदस्यता प्रक्रिया को लंबे समय तक ब्लॉक किया। नेटो के फैसलों में अड़चन के कारण भी अमेरिका और तुर्की में कई बार ठनी है। तुर्की कई बार नेटो के फैसलों का विरोध करता है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका नेटो से बाहर हो जाए, लेकिन क्या नेटो के देश ऐसा चाहते हैं? जाहिर सी बात, इसका जवाब नाम है, क्योंकि ब्लैक सी, मिडिल ईस्ट, रूस, इन तीनों पर कंट्रोल के लिए तुर्की ही वो जगह है जहां से नेटो पर सब पर कंट्रोल रखता है नेटो। लेकिन अगर नेटो के साथ ऐसा हुआ या फिर नेटो के हाथ से अमेरिका निकला, तो फिर नेटो की पकड़ बाकी देशों में कमजोर होती चली जाएगी, यहां पर भी होगी। इसलिए बार बार अमेरिका कहता है कि नेटो सहयोग नहीं कर रहा है। यह सच है कि अमेरिका नेटो से बाहर हो गया तो फिर कई जगहों पर प्रॉब्लम हो सकती है और रक्षा बजट पर भी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए अमेरिका बार बार नेटो को ललकार रहा है ताकि जितने भी सदस्य तुर्की को लेकर सख्त होंगे, अमेरिका के लिए रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। अगर तुर्की के नेटो से निकलते ही भू राजनीतिक परिदृश्य में भारी हलचल होगी, जिससे नेटो की पूर्वी भूमध्य सागरीय सैन्य क्षमता कमजोर होगी और रूस का प्रभाव बढ़ेगा। तुर्की को पश्चिमी सैन्य सहायता खोनी पड़ेगी और उसे रूस और चीन के करीब जाना पड़ सकता है, जबकि नेटो के लिए तुर्की के प्रमुख ठिकानों जैसे कि इंसुलिक एयरबेस तक पहुंच खत्म हो जाएगी। अब नेटो से अगर तुर्की निकल जाता है तो क्या होगा? तुर्की के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। इजराइल और अमेरिका के सीधे टारगेट पर आ सकता है। नेटो की सामूहिक रक्षा गारंटी खत्म हो सकती है। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत समाप्त हो सकती है। अमेरिकी आर्थिक सैंक्शंस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यह समझिए कि आज की तारीख में जो ईरान की स्थिति आपको दिख रही है, अगर टर्की को नेटो से बाहर कर दिया जाए तो फिर यही स्थिति आपको दिखेगी टर्की की। खबर यह भी है कि तुर्की के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटो सेना है। तुर्की के हटने से आईएसआईएस के खिलाफ अभियान कमजोर हो सकता है। तुर्की के हटने से नेटो की रणनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है। तुर्की को पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करने होंगे। तुर्की को किसी गुट या ब्रिक्स गुट की ओर झुकना पड़ेगा। तुर्की के हटने से दोनों पक्षों को व्यापक नुकसान हो सकता है। तुर्की के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव का मुख्य कारण गाजा संघर्ष है। हमास का समर्थन और क्षेत्रीय वर्चस्व भी है। राष्ट्रपति एर्दोआन नेतन्याहू सरकार की तीखी आलोचना करते हैं। अमेरिका से संबंध तुर्की के नेटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 हथियार खरीदने और इजराइल विरोधी रुख के कारण खराब हुए हैं। तो वहीं इजराइल से हमास जैसे मुद्दों पर संबंध और भी खराब हुए। देखना होगा, अमेरिका नेटो से पहले निकलता है, तुर्की नेटो से पहले निकलते हैं। तुर्की पर पहला हमला इजराइल करता है या तुर्की हमला करता है पहले इजराइल पर? फिलहाल तुर्की नेटो का सहयोगी देश है और अगर तुर्की पर अटैक होता है तो नेटो के सभी देशों को इसमें उतरना ही होगा, जिन जिन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, यूएन चार्टर पर साइन किए। और ये ना तो इजराइल के लिए ठीक होगा और ना ही अमेरिका के लिए ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। मैक्रों ने कहा है कि हालात बिगड़ने से रोकने पर बातचीत हुई है। होर्मुज खोलने पर भी बातचीत हुई, मैक्रों ने कहा है। मैक्रों ने कहा है कि जल्द ही दोबारा बातचीत हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां घबराने की कोई बात नहीं। यानी यह खबर कंफर्म हो गई कि सेकंड दौर की बातचीत भी होगी। जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, इमैनुअल मैक्रों से ईरान की बातचीत हुई है। मैक्रों ने कहा है कि जंग को बढ़ाया ना जाए, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाए। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं।
ईरान से जंग के बीच मोसाद चीफ का बयान सामने आया है। ईरान के साथ जंग खत्म नहीं होगी, मोसाद चीफ ने कहा है। ईरान में कट्टरपंथी शासन बदलना मकसद है। अस्तित्वगत के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि इजराइल के वजूद पर 1% का भी खतरा है तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे एड्रेस करना होगा। मोसाद चीफ ने कहा है जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। और ये बात याद कीजिए, मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जब तक इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, इजराइल को उसका लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तब तक सीजफायर मुमकिन नहीं है। और सीजफायर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका के अपने लक्ष्य हैं, इजराइल के अपने लक्ष्य हैं और ईरान के अपने लक्ष्य हैं। और तीनों देशों को बातचीत की टेबल पर आकर कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा। सिर्फ और अमेरिका और ईरान मिलकर सीजफायर की घोषणा नहीं कर सकते या सीजफायर तय नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो ही भगवान है, वो ही जीसस क्राइस्ट हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद उन पर ईश निंदा के आरोप लग रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जहां वो खुद को ईश्वर के समान मानने लग गए हैं। जीसस की तस्वीर में अपना चेहरा लगाकर वो अपुनिच भगवान हैं का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ट्रंप ने वेटिकन के धर्मगुरु पोप लियो 15 को कमजोर और अमेरिकी विदेश नीति के लिए खतरा बता दिया है और दावा किया कि पोप आप आज उनकी बदौलत पोप की कुर्सी पर बैठे हैं। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां वो खुद को एक ईश्वरीय तत्व समझने लग गए हैं। वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मान रहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कथित किडनैपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास अहंकार में बदल चुका है और अहंकार की भी एक सीमा होती है। ट्रंप का आत्मविश्वास तो अब ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अहंकार की सीमा को भी पार कर गया है, जहां वो धर्मगुरुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े केंद्र वेटिकन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पलटवार किया। पोप लियो 15 ने ट्रंप के इस नैरेटिव को, इस भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट किया था, जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। पोस्ट में खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाते हुए एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद बहुत खतरनाक विवाद हुआ और बाद में फोटो हटा ली गई। लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से निकल गई और शब्द जुबान से निकल गए तो फिर इन्हें वापस नहीं किया जाता। जब इस पर घमासान हुआ, ट्रंप से सवाल पूछे जाने लगे, ईश निंदा के आरोप लगे, भगवान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, तो उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें ईसा मसीह की तरह चमत्कार करते हुए दिखाया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक बीमार व्यक्ति को ट्रंप छूते नजर आ रहे हैं, जिससे कि वो ठीक हो जा रहा है। बाइबल में वर्णित लाजर को जीवित करने की घटना से प्रेरित तस्वीर बताई जा रही है। तस्वीर में अमेरिकी झंडा है, सैन्य विमान है, स्वर्गदूत जैसे प्रतीक भी हैं। ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच इस वक्त एक बहुत गहरा विवाद हो गया। इसी तस्वीर को लेकर और बयानबाजी तेज हो गई और मामला सिर्फ पोप लियो और वर्सेस ट्रंप का नहीं रह गया। इसमें कई यूरोपीय कंट्रीज की एंट्री हो चुकी है। दुनिया भर के ईसाई नाराज बताए जा रहे हैं।
यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी ईसाई बड़ी मात्रा में आज ट्रंप से नाराज हैं और अब मोर्चा खोल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप की आलोचना कर दी है और इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील जो की थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि हम ऐसी किसी भी डील में नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। पहले समझिए पोप लियो से कैसे भिड़े ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर तीखा हमला बोला, कहा हमारी वजह से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। पोप लियो की कमजोर और विदेश नीति को खराब बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट हाउस में हूं इसलिए लियो वेटिकन में पोप हैं। पोप ने ईरान जंग में शांति की अपील की थी। यूएस की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया था। यह डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट बता दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा। वो अपराध और कई मुद्दों पर बहुत कमजोर नजर आते हैं। उन्होंने ईरान के मुद्दे पर भी पोप की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जा सकता। यह विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा पोस्ट लिखकर पोप लियो 14 पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं बने होते तो पोप की नियुक्ति ही नहीं होती। ट्रंप ने पोप को अपराध पर कमजोर और विदेश नीति के लिए खराब बताते हुए उनकी शांति और संवाद की अपीलों की आलोचना की। यानी सोचिए कि ट्रंप ने सीधे सीधे पोप को ही घेर लिया। पोप ने भी अपने जवाब में कहा कि उनको ट्रंप प्रशासन का डर नहीं और युद्ध के खिलाफ वो बोलते रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी पोप की आलोचना करने पर ट्रंप की कड़ी निंदा की। पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महामहिम पोप लियो, मैं ईरान की ओर से आपके अपमान की निंदा करता हूं। ईसा मसीह का अपमान पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पोप के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, रूस, नाइजीरिया, फिलीपींस और इथियोपिया दुनिया के कई प्रमुख ईसाई बहुल देश इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका में 219 मिलियन से अधिक ईसाइयों के साथ सबसे बड़ी आबादी वाला ईसाई देश है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट उनके गले की फांस बन चुकी है। इटली के पीएम ने ट्रंप की आलोचना की। पोप के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई ईसाई धर्मगुरु ने भी ट्रंप की आलोचना की है। अमेरिका में भी ट्रंप के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। यानी ट्रंप पोप के मामले पर घिरते नजर आ रहे हैं। हाल की एक रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने ईसाइयों की जिंदगी को एक तरह से नरक बना दिया है। यह खबर साफ होती है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप और ये कहते हैं कि हम ईसाइयों के रक्षक हैं, लेकिन असल में अगर आप देखें तो जल्दी से एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। फिलिस्तीन में जो गाजा में ईसाई समुदाय है वो खत्म होने की कगार पर है। इजरायली हमलों के बाद ईसाइयों की आबादी घटी है, 1300 से घटकर 60 रह गई है। अमेरिका के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका ने इजराइल को हथियार फंडिंग दी। अक्टूबर 2023 से लगातार ईसाइयों की संख्या घटी है। इजराइल में कट्टरपंथियों की वजह से ईसाइयों से नफरत बढ़ी है। बेन गवीर और स्मोट्रिच जैसे कट्टरपंथी इसमें शामिल हैं, जो कट्टरपंथियों का लक्ष्य है कि वो यहूदी राष्ट्र बनाना है इजराइल को, जिसकी वजह से यहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दों को लेकर घिरे हुए हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर उनकी ही पार्टी के अंदर उनके ही मागा सपोर्टर अब उनको भला बुरा कह रहे हैं और उनकी इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं और खास करके इस पोस्ट पर। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।